नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम, गंगा प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। सबसे पहले बुलेटिन में आपको देंगे ब्रेकिंग न्यूज। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर महिला के ऊपर दो लोगों ने तेजाब डाल दिया है। महिला के ऊपर दो लोगों ने तेजाब डाला है, फिरोजाबाद से यह खबर है। और छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने तेजाब डाल दिया। परेशान किया जा रहा था महिला को, और महिला ने जब उसका विरोध किया कि उसके साथ छेड़छाड़ ना करो, तो उसके ऊपर तेजाब डाल दिया है। दो लोगों ने तेजाब डाला है। एसिड अटैक हुआ है एक महिला पर। झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 4 लोगों पर छेड़छाड़ का आरोप है। कृष्णा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, आरोपी कौन है? महिला के क्या कुछ आरोप है? पहले महिला की हालत कैसी, इस वक्त कहां पर है, बताएं। जी, महिला 30% जली है, हालत उसकी सही है, लेकिन जो आरोपी हैं अभी भी फरार हैं। ये थाना पचोगरा क्षेत्र का मामला है, जहां महिला रात को खेत से पानी लगाकर आ रही थी, तभी रास्ते में 4 लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसमें से 2 लोग तेजाब लेकर बैठे थे, उन्होंने महिला के ऊपर तेजाब डाल दिया। महिला 23% जल चुकी है और उसको सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया है, जिसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। जी कृष्णा, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। सवाल पूछ रहा है एबीपी गंगा की, आखिर ये स्थितियां बदल क्यों नहीं रही हैं? यह एसिड अटैक रुकेगा कब? इतने कड़े प्रावधानों के बाद भी एसिड अटैक थम नहीं रहा है। महिला को न्याय मिलेगा कब? पुलिस कार्रवाई करेगी कब? अपराधी गिरफ्तार होंगे कब? सवाल। यहाँ की विवाहिता पीड़िता हैं। इन्होंने 2 व्यक्तियों का नाम लेते हुए और 2 अज्ञात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ ये शिकायत की है कि इनके ऊपर उन्होंने तेजाब फेंका है और इनसे छेड़खानी करने का भी प्रयास किया है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है, इनको लाके यहाँ चिकित्सीय उपचार कराया जा रहा है। इनसे शिकायत लिख के ली जा रही है, उस पर मुकदमा लिख के आवश्यक जो भी कार्रवाई की जा रही है। अब खबर मथुरा से, जहां पर नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। जी हां, नंद बाबा मंदिर में उस परिसर में नमाज पढ़ने का मामला है और इसी मामले में 4 लोगों पर केस दर्ज हो गया है। मंदिर में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। नाम भी आप जान लीजिए जिन पर केस दर्ज हुआ है, उसमें फैसल खान, मोहम्मद चांद, नीलेश और आलोक। ये 4 नाम हैं जिन पर केस दर्ज हुआ है। मंदिर सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने का इन पर आरोप है। संवाददाता अनिल इस पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अनिल, इस मामले को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि ये भी एक धार्मिक जगह थी जहां पर नमाज पढ़ी गई है। इस मामले में पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर सकती है? जी, मैं आपको बता दूं, ये एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो नंद बाबा का मंदिर होता है। ये यहाँ पर इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। यहाँ पर 29 अक्टूबर को दोपहर को 4 लोग आते हैं, जिनमें से 2 मुस्लिम समुदाय से होते हैं और 2 हिंदू समुदाय से होते हैं, जिनका नाम फैजल खान ने अपना ये बताया कि मैं कई मंदिरों में दर्शन भी कर चुका हूँ और यहाँ पर आकर वो कान्हा गोस्वामी से मुलाकात करता है। लेकिन कोविड-19 के चलते जब मंदिर में भीड़भाड़ इस समय बिल्कुल अनिल, लेकिन सवाल ये है कि माना क्यों जाते होंगे मंदिरों में, लेकिन फिर इबादत का तरीका अलग होता है। तो किस इरादे से दाखिल हुए थे, क्या ये पता चल पाया? क्या ये इन्होंने बताया? जी, इन्होंने इस तरह का कुछ नहीं बताया कि ये किस इरादे से आए थे, लेकिन इनके इरादे अब इस समय जो इन्होंने फोटो अपने वहाँ पर फोटो सेशन टाइप कराया है और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिससे अब ये लगता है कि इनके इरादे मंदिर में जाने के नेक नहीं थे। जी अनिल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हिंदू भी धार्मिक स्थलों में जाते हैं और मुस्लिम भी दूसरे धार्मिक स्थलों में जाते हैं, लेकिन इसको अलग एंगल से देखा जा रहा है। खबर लखनऊ से, जहां पर सपा में आज शामिल होंगे पूर्व सांसद अनूप टंडन। कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और अब समाजवादी पार्टी में, यानी कि साइकिल पर चढ़ने वाली है अनूप टंडन। आज अखिलेश यादव उन्हें सपा की सदस्यता दिलाने वाले हैं। अनूप टंडन जो कि कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही थी और चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन हार गई थी, और उनका ये आरोप कि पार्टी में उनकी न सुनी जाती है, न उनको उतनी तरजीह दी जाती है। ऐसे में पार्टी छोड़ी। उन्होंने पत्र लिखा था सोनिया गांधी को उस वक्त, और अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। आज सपा से जुड़ेंगी अनु टंडन, एक बड़ी लीडर हैं।
अब समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत होगी और कमजोर कितनी होंगी कांग्रेस। आज 2 बजे के करीब बताया जा रहा है कि वो शामिल हो जाएंगी समाजवादी पार्टी में। और अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता का सीधा रुख करते हैं। अनुभव, सवाल ये कि कांग्रेस कितनी कमजोर होगी और मजबूत कितनी होगी समाजवादी पार्टी अनु टंडन के जुड़ने से? देखिए, तकरीबन हफ्ता भर पहले अनु टंडन ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और पूरा जो प्रेस वक्तव्य जारी किया था उसमें अपनी पीड़ा को उन्होंने, हम कहें तो, पिरो दिया था और साफ तौर पर ये कहा था कि जो प्रदेश संगठन जो है उससे उनकी नहीं बन रही है, उन्हें कोई काम नहीं दिया हुआ। नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर थी। अब सभी जानते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू चूँकि प्रियंका गांधी के लाए हुए हैं, इसलिए सीधा सीधा आरोप कोई उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व पर अपने नहीं लगाया था, लेकिन हाँ, प्रदेश संगठन पर तमाम आरोप लगाए थे और उसी से रुष्ट होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके 2 दिन बाद उन्होंने ये घोषणा की कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगी और आज 2 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया है, जब वो अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगी। वहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और वो ज्वाइनिंग की औपचारिक घोषणा करेंगे। सवाल जो आपने पूछा राजीव कि कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, कितनी कमजोर होगी, देखिए, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में स्थिति ये है कि पिछले वो तकरीबन 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से उत्तर प्रदेश की सियासत से बिल्कुल गायब है। और अगर आपने देखा 2019 के लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम हुए, केवल 1 सीट वो जीत पाई और जो अपना गढ़ था अमेठी वो भी नहीं बचा पाई। तो कांग्रेस की स्थिति तो दिन पर दिन, हम कहें तो, बेहद ख़राब होती जा रही है इस उत्तर प्रदेश में। 2022 के विधानसभा के चुनाव हैं, संगठन ये ज़रूर कह रहा है कि हमने बूथ लेवल तक अब काम कर रहे हैं, कमेटियां ब्लॉक स्तर पर गठित कर रहे हैं, पर उसका असर क्या होगा जब इस तरह के लीडर, इस तरह के पूर्व सांसद पार्टी छोड़ेंगे और पार्टी में एक मैसेज जाएगा कि लोग संतुष्ट नहीं हैं, कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, नेता संतुष्ट नहीं है। इससे पहले सलीम शेरवानी कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वो भी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। अब अनु टंडन जा रही हैं, सांसद रही उन्नाव में 2009 से 2014 तक, हालांकि बाद के 2 इलेक्शन वो नहीं जीत पाई, लेकिन उन्नाव और आसपास का जो इलाका है वहाँ पर संगठन को काफ़ी मजबूत किया। और सत्यदेव त्रिपाठी जो उत्तर प्रदेश में मीडिया चेयरमैन हुआ करते थे कांग्रेस के, उन्होंने तो एक पोस्ट डाला कल फेसबुक पे, साफ साफ लिखा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी की ये नाकामी है कि उसके अपने नेता जो है वो उसको छोड़कर जा रहे हैं। और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा कि 2017 में तो हमारे साथ लड़े थे और अब हमारे नेताओं को एक एक करके वो सेंधमारी कर रहे हैं कांग्रेस में। तो नुकसान कांग्रेस को होगा। समाजवादी पार्टी को ये लग रहा है कि 2022 के इलेक्शन से पहले अगर इस तरीके से अलग अलग दलों के नेता पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उसका फ़ायदा उसको मिलेगा। फ़ायदा इस तरीके से मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति होती है, हर नेता किसी न किसी जाति को प्रभावित करता है और यही वजह है कि जब उस जाति का नेता आएगा तो शायद उस जाति का वोट भी मिलेगा। ठीक है, यानी कि समाजवादी पार्टी को सीधा सीधा फायदा दिख रहा है इस मामले में। अनुभव बने रहे आप हमारे साथ, मैं आपके पास फिर से लौट रहा हूँ क्योंकि लगातार हम खबरें दर्शकों को दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त देते हैं, यूपी के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव हो गए। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य कोरोना संक्रमित हो गए। यूपी के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अमित मोहन जो कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य हैं वो पॉजिटिव हो गए हैं। अमित मोहन प्रसाद की आरटीपीसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और अनुभव हमारे संवाददाता इस पर भी अपडेट देंगे। अनुभव, ये तो अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है क्योंकि लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को भी देख रहे हैं, लेकिन वो खुद कोरोना से बच नहीं पाए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य का जिम्मा है वो अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के ही जिम्मे है। वो अपर मुख्य सचिव हैं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के और हर दिन आप देखते हैं किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोविड का क्या अपडेट रहता है उसकी जानकारी देते हैं और हर दिन वो लोगों से यही अपील करते हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से उनको हल्का बुखार आ रहा था, उनके गले में खराश थी और जब RT-PCR टेस्ट उन्होंने कराया तो उसमें वो पॉजिटिव निकले हैं, कोविड-19 की पुष्टि हुई है और फिलहाल अब उनको जो SGPGI में एडमिट कराया गया। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें राजीव, तो इस अभी 2 दिन हुए हैं इस नवंबर के और अक्टूबर महीने में भी केसेस में काफ़ी कमी आई है और ये राहत की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग लापरवाह हो जाएं, मास्क ना लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ना करें, हाथों को बार बार ना धुलें, क्योंकि अब त्योहारी सीज़न है। देखिए, दिवाली आने वाली है, उससे पहले करवा चौथ है, उसके बाद
भाई दूज है, अलग अलग त्यौहार आने वाले हैं और ऐसे में लोग थोड़े से लापरवाह दिख रहे हैं, लोग थोड़े से पाबंदियों को नहीं मान रहे हैं और यही वजह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि एक सेकेंड वेव भी आ सकती है और वो बेहद खतरनाक होगी। ऐसे में हम एबीपी गंगा भी अपील बार बार लोगों से यही कर रहा है कि वो सारे कोविड के जो नियम हैं उनको फॉलो करें और ज़रूरत हो तभी अपने घर से निकलें। बिल्कुल अनुभव, जब से कोरोना शब्द देश में हम तब से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन एक सवाल ये भी कि अधिकारी लोगों को तो जागरूक करने के लिए बहुत तरह की बातें कहते हैं, तो लेकिन क्या वो खुद इन तमाम नियमों का पालन करते हैं? क्योंकि अगर नियमों का पालन कर रहे होते तो केसेस इस तरह से नहीं आते, वो खुद संक्रमित नहीं होते। अब बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है आज। राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन है आज। राज्यसभा के चुनाव बीच में बहुत दिलचस्प हो चले थे, लेकिन आज शाम को 3 बजे तक नाम वापस प्रत्याशी ले सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहे तो ले सकता है। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा होगी, उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बीजेपी ने 8, समाजवादी पार्टी ने 1 और बसपा ने 1 उम्मीदवार को उतारा है। सपा समर्थित प्रकाश बजाज का पर्चा पहले ही खारिज हो चुका है। रिटर्निंग ऑफिसर ने खामियों के चलते पर्चा खारिज कर दिया था। हमारे संवाददाता अनुभव इस पर भी और ज्यादा अपडेट्स देंगे। अनुभव, क्या प्रोसेस रहने वाला है आज और क्या क्या होगा अगर कोई नाम वापस नहीं लेता है, और नाम वापस ले लेता है तब क्या होगा? देखिए राजेश, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि राज्यसभा चुनाव में पहले लोगों का कोई इंटरेस्ट हुआ नहीं करता था। अभी इससे पहले देखिए जफर इस्लाम उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर बन के गए, पर किसी का इंटरेस्ट था नहीं। इस बार के राज्यसभा चुनाव में ट्विस्ट दरअसल तब आया जब 27 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख थी और फिर 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी थी। 27 तारीख को एक निर्दलीय कैंडिडेट अचानक से पहुंचता और अपना नामांकन दाखिल कर देता है। उसके बाद ये स्थिति हो जाती है कि 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार हो जाते हैं, यानी तब चुनाव की नौबत आ जाती है और चुनाव की तारीख 9 नवंबर को वो प्रस्तावित है। उसके बाद 28 तारीख को जैसे बीएसपी के जो प्रस्तावक थे वो जब बागी हो जाते हैं तब पूरा ट्विस्ट आ जाता है, फिर स्क्रूटनी होती है और एक पर्चा खारिज हो जाता है। यही वजह है कि अब आज 2 नवंबर है, आज नाम वापसी की आखिरी तारीख चुनाव आयोग ने तय की थी, पर जब 10 सीटों पर 10 ही उम्मीदवार हैं और जाहिर सी बात है कि सबके पेपर ओके हो चुके हैं, किसी के भी डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं थी, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी थी प्रकाश बजाज के, इसलिए उनका नामांकन को खारिज कर दिया गया। तो ये सभी 10 लोग निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे और इसके बाद आज ही उनको, जब समय सीमा 3 बजे की है, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट का वितरण भी कर दिया जाएगा, यानी वो अब राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे, जिसमें बीजेपी के 8 उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, तो बसपा की तरफ से रामजी गौतम हैं। और नाम वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि सबके डॉक्यूमेंट पूरी तरह से चेक हो चुके हैं और यही वजह है कि अब 10 जो आज राज्यसभा के उम्मीदवार थे उनका निर्विरोध निर्वाचन हो जाएगा और 9 नवंबर को जो चुनाव होने थे अब वो चुनाव नहीं होंगे। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब खबर कानपुर से, जहां पर हैलेट हॉस्पिटल में आज फिर से ओपीडी खुल जाएंगी। कोरोना काल में ओपीडी बंद थी, ओपीडी अब खुल जाएंगी हैलेट हॉस्पिटल में। ये एक बहुत बड़ी खबर। कोरोना काल में ओपीडी बंद थी और ऐसे में ओपीडी का खुलना एक बड़ी राहत की बात लोगों के लिए। ओपीडी खुलने पर कोविड नियमों का पालन जरूर करना होगा। कोविड नियम जितने भी है वो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, खुद को सैनिटाइज करना, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना, नियमों का पालन करना होगा। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में ये ओपीडी सेवाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे प्रभात अवस्थी हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। प्रभात, ओपीडी सेवाएं शुरू हो रही हैं, कितनी बड़ी राहत की बात, और क्या आज से आम आदमी ओपीडी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि आज से लाला लाजपत राय जो हॉस्पिटल है, हैलेट हॉस्पिटल कानपुर का सरकारी अस्पताल, यहाँ की ओपीडी जो है उसकी शुरुआत हो गई है। कोरोना काल के चलते हुए लॉकडाउन के बाद से ये ओपीडी जो है वो बंद थी और उसके चलते काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर कानपुर के हैलेट के अस्पताल की बात की जाए तो आसपास के 10 से 12 जो ज़िले हैं वहाँ के जो मरीज़ हैं वो यहाँ पर दिखाने आते हैं। तो सुबह से ही लोगों को जैसे जानकारी मिली है कि आज ओपीडी स्टार्ट हुई है,
उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मरीजों का जो लाइन है वो लगी हुई है। पहले यहाँ पे पर्चा बनवाना है, उसके बाद जो आप गार्ड देख रहे हैं यहाँ से स्क्रीनिंग के बाद लोगों की अंदर एंट्री होगी और उसके बाद दूसरे गेट से उनकी वो बाहर जा सकेंगे, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, इसको लेकर भी पूरा ध्यान रखा गया। वहीं अगर ओपीडी की बात की जाए तो जिस तरह से सभी विभागों की ओपीडी स्टार्ट करने की बात की गई है, लेकिन जो भीड़ है वो एकत्रित ना हो, इसके लिए जो ओपीडी का अल्टरनेट डेज पर जो डिपार्टमेंट है उसकी ओपीडी लगेगी। यानी आज सोमवार का दिन है और आज यहाँ पर जो सर्जरी विभाग है और साथ ही साथ ईएनटी विभाग है उसकी ओपीडी के उसके जो मरीज़ हैं उनको देखा जाएगा। तो सुबह से ही यहाँ पर जो मरीज़ हैं दिखाने वाले जो परेशान थे काफ़ी दिनों से वो पहुँचने लगे और साफ है कि कानपुर के अगर हाईलाइट की बात की जाए तो बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि बहुत से मरीज़ जो है उस कोरोना काल में परेशानी का सामना कर रहे थे, उनको सही समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा था, वो डॉक्टरों से इलाज नहीं करा पा रहे थे और ऐसे में ओपीडी स्टार्ट होने के बाद एक जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या फिर कहा जाए जिनको परेशानी थी, गांव देहात के जो लोग हैं वहाँ के प्रभात, ये लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि कोविड काल में उन लोगों को भी बहुत परेशानी हुई जो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे थे और अस्पतालों में उनको जगह नहीं मिल पा रही थी। प्रभात, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए गंगा प्राइम। गेहूं के आटे में लगभग 7 से 10%